करेगा तो y को ये करना पड़ेगा। अब अगर मैं t की वैल्यू तो कुछ भी ले सकती हूँ, 1 2 नेगेटिव वैल्यू कुछ भी, पर y वो ही वैल्यू लेगा जो मेरे को t से मिलेगी। ये बात समझ आई? यस मैम। t तो कोई भी आंसर ले सकता है, पर y तो वही वैल्यू ले सकता है जो t के डालने पे हमें मिल रही। तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक आता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर आपको कोई चीज खरीदनी है या आपको पैसे चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे कि हमें भाई पैसे चाहिए, हमें खरीदना है। अब आपके पेरेंट्स की मर्जी है वो कितने देंगे, पर अगर आपके पेरेंट्स को स्पेंड करना है तो अपनी मर्जी से कितने भी स्पेंड कर सकते हैं। तो जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट हो गए, पर अभी आप लोग उन पे डिपेंडेंट हो। ये बात समझ आई? तो यहाँ पे जो टी वेरिएबल है वो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया एक तरीके से, जैसे आपके पेरेंट्स, और वाई वो ही कर सकता है जो हमें टी बोलेगा। ऐसे ही अगर मैं बात कर रही हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, हमारे पास आया 1/2mv²। इसका मतलब अगर अब मेरे को ये केस बताओ, अगर मैं वेलोसिटी को 10 से 40 कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी मेरी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब, और अगर मैं वेलोसिटी को कम कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हम कम हो जाएगी। करेक्ट। तो वेलोसिटी जो भी कर रही है काइनेटिक एनर्जी को वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, अपनी मर्जी से ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है, पर एनर्जी को उसी हिसाब से कम और ज्यादा होना पड़ेगा। ये बात समझ आई है? अब जब भी हमारे पास ये चीज होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाली क्वेश्चन में y t पे डिपेंड कर रहा था, तो हम लिख सकते हैं y इज अ फंक्शन, f का मतलब है फंक्शन ऑफ t। मतलब y एक ऐसा फॉर्मूला बना रहा है जिसके वेरिएबल जो t से बना हुआ है। नहीं है आपको डाउट है? नो मैम। ओके। तो y एक ऐसा फॉर्मूला बना रहा है जो t पे डिपेंड करता है। सिमिलरली नीचे वाले में मैं कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी v पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में v आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बात समझ आई? यस मैम। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप सोच के बताओ कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट एनर्जी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है और एनर्जी डिपेंडेंट। करेक्ट। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, पर जैसे ही वो कम या ज्यादा होगा एनर्जी को उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट आ गया और एनर्जी जो है वो डिपेंडेंट आ गया। दूसरी चीज, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये सबको कि एनर्जी क्या है? इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस मैम। तो यही हमारे फंक्शन है कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट, और जब भी हमारे फॉर्मूले में कोई वेरिएबल आ रहा है हम लिख सकते हैं एनर्जी उस वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रही हूँ x इक्वल्स टू z³, तो मैं लिख सकती हूँ कि x कौन से वेरिएबल का फंक्शन है? जेड। z का, कि x का जो फॉर्मूला, हाँ, x का जो फॉर्मूला बना उसमें z आ गया। तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है डायरेक्शन, स्लोप, या फिर यहाँ पे एक और टर्म डाल देते हैं टैंजेंट। जब भी हम फिजिक्स में कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रैंडम ही कर्व बनाया मैंने, और अब अगर मेरे को बताने की जो पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो बताओ उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन बनाने के लिए हम हमेशा उस पर एक टैंजेंट डालते हैं। टैंजेंट क्या होता है? सर्कल में पढ़ा होगा टैंजेंट। One line attached with one part of the circle. हाँ,
वो लाइन जो सर्कल को एक ही पार्ट पे टच करती है उसे कहते हैं टैंजेंट। तो ऐसे ही कोई भी कर्व है, मेरे को बताना है उस पे कहीं पे भी कि वहां पे डायरेक्शन क्या है, तो मैं उस पॉइंट पे टैंजेंट बना दूं। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल की डायरेक्शन ये होगी। ऐसे ही अगर मैंने पोजीशन चेंज कर दी जैसे ये, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या डायरेक्शन हो रही है। ऐसे ही हर पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी और जिससे हमें अलग अलग डायरेक्शन मिलती जाएगी। अब इस टेंजेंट को हम हमेशा एरो तो नहीं बना सकते हर केस में, हम और कैसे बता सकते हैं डायरेक्शन, हम एक्सिस के हिसाब से बताते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है कोई भी चीज। कि मैं बात कर रही हूँ लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, कितने एंगल पे एक्स के साथ वो बनी हुई है। जैसे यहाँ पे हमने ग्रीन लाइन ली है यहाँ पे ऊपर और वो एंगल बना रही है थीटा एक्स एक्सिस के साथ। डायग्राम में कहीं भी किसी पॉइंट पे डाउट हो तो तभी हैंड रेज कर देना। अब यहाँ पे अगर मेरे को टेंजेंट निकालना है, बोलो कीर्ति। मैम आप फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ, मैं ये कह रही थी अगर हमारे पास कोई भी कर्व होता है उस पे हमें अगर डायरेक्शन बतानी है तो हम अलग अलग पॉइंट्स पे टैंजेंट डाल के डायरेक्शन बता सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में वो टैंजेंट है उसी डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव कर रहा है। अब इतना ही बताया मैंने। अब हम लोग ने जैसे यहाँ पे एक लाइन ली, वो थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ये समझ आया आप लोग को कि थीटा कैसे बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ? हाँ ना बोल दो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं निकाल रही हूँ tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं छोटे वाला ट्राइंगल ले लू जो ऊपर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर तो मेरी ये वाली जगह हो गई और बेस मेरा ये वाला हो गया। अब जब भी आप ग्राफ बनाते हो उसमें डिस्टेंस हम ओरिजिन से बनाते हैं कि ओरिजिन से 2, 4 कुछ भी। तो अगर मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ये पूरे डिस्टेंस में से छोटे वाला माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास बस ये बच जाएगा। तो मेरे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया y2 माइनस y। ऐसे ही बेस निकालने के लिए मैं इस पूरे में से छोटे वाला डिस्टेंस माइनस कर देती हूँ, तो बेस आ जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1। और ये जो tan थीटा है यही एक्चुअली में मेरा स्लोप है। स्लोप जैसे हम कोई चीज अगर खड़ी करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि कितने स्लोप पे खड़ी है, मतलब कितनी टेढ़ी खड़ी है यहाँ पे। तो ऐसे ही हम स्लोप और tan थीटा से ये वैल्यू निकाल सकते हैं और उससे हमारे पास एंगल आ जाएगा कि कितने एंगल पे वो इंक्लाइंड है। अब स्लोप का सिंबल होता है यहाँ पे स्मॉल एम। तो कहीं पे भी अगर इक्वेशन में स्मॉल एम आ रहा है तो मतलब वो स्लोप है। इस स्लाइड में किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल लिया है मैंने। अब सर्कल पे जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया, तो मेरे पास टेंजेंट इस तरफ आ रहा है। थोड़ा सा आगे गई यहाँ पे लिया तो टेंजेंट इस तरफ आ रहा है, और थोड़ा आगे गए यहाँ पे लिया तो टेंजेंट इस तरफ आ रहा है। तो हर पॉइंट के साथ टेंजेंट की क्या होती है, डायरेक्शन बदलती जा रही है। तो इसका मतलब अगर सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट के साथ क्या हो रहा है, जो पार्टिकल अपनी डायरेक्शन बदलता जा रहा है, चाहे वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है पर एक्चुअली में उसकी डायरेक्शन तो बदल रही है। ये बात समझ आई है? तो ये वाली प्रॉपर्टी आपके सर्कुलर मोशन में होगी जो आगे करेंगे। अब ध्यान रखना कि सर्कल में हर पॉइंट के साथ टैंजेंट की डायरेक्शन बदलती है और टैंजेंट ही हमारे पास बता रहा था डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसका मतलब हर पॉइंट के साथ डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है और एक्सेलरेशन बदल रहा है, चाहे डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि डिस्टेंस में तो डायरेक्शन आ ही नहीं रही है। यही लिखा है यहाँ पे, tangent at different point give the direction of displacement, velocity, acceleration, vector. Hence, with each point this on the circular path, the direction changes. अब हम देखते हैं ग्राफ्स अलग अलग फंक्शंस का, ये काम आएगा आप लोग के। अगर मेरे पास लीनियर फंक्शन है, लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है, मैं ग्राफ नहीं पूछ रही,
स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। मैम स्ट्रेट लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की पावर 1, उसको कहते हैं लीनियर। वो तो आप ग्राफ बता रहे हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। पर अगर कभी भी कोई पूछे कि लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है, तो उसका मतलब क्या है, वेरिएबल्स की पावर 1 है। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। ठीक है, ऐसे नहीं बोलोगे कि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये बोलोगे उसकी पावर 1 है। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई भी रिलेशन है जिसमें दो वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 है, जैसे y और x के यहाँ पे, तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्ट्रेट लाइन काफी तरीके से हो सकती है, हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो। अब जिस भी एंगल, जो भी एंगल वो बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उससे तो हम स्लोप निकाल सकते हैं tan थीटा, जो यहाँ पे m की वैल्यू दे देगा। अब c क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे अपना ओरिजिन लिया इस पॉइंट पे, तो पहली वाली लाइन y एक्सिस को भी ओरिजिन पे कट कर रही है ना, कि y एक्सिस पे जब वो जा रही है तो यहाँ पे इसी पॉइंट से जा रही है ओरिजिन पे। पर जो ऊपर वाली लाइन बनाई है वो कुछ डिस्टेंस ऊपर जाके फिर y एक्सिस को कट कर रही है। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब वो कितना ऊपर कट कर रही है उसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, कि वो कितना डिस्टेंस ऊपर या फिर नीचे भी हो सकता है, और वो जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी c, जो भी पर्टिकुलर डिस्टेंस। अगर ऊपर होगी तो पॉजिटिव वैल्यू, नीचे होगी तो नेगेटिव वैल्यू। तो हमें लीनियर फंक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है जो कुछ एंगल बना रहा होता है एक्स एक्सिस के साथ, एंड इट मे और मे नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमने लिया है, अगर मेरी उस इक्वेशन में मैं इंटरसेप्ट को 0 कर दूं, मतलब सिर्फ y इक्वल्स टू mx बच जाए, और इंटरसेप्ट का 0 का मतलब क्या है, वो y एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रही है, तो मेरे को एक स्ट्रेट ग्राफ मिलता है ओरिजिन से पास होते हुए, और उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू mx। अब मैं एक और केस करती हूँ, इसमें मैंने इंटरसेप्ट तो 0 रखा है पर साथ में स्लोप की वैल्यू भी 1 कर दी। तो अब मेरे पास m भी 1 हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू x। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब मैं x की कुछ भी वैल्यू लूं, y एग्जैक्टली वही सेम वैल्यू ले लेगा। x को मैं 4 दूंगी तो y 4 हो जाएगा, x को मैं 8 दूंगी तो y 8 हो जाएगा। और अब आप बताओ कि स्लोप किसके इक्वल था, tan थीटा के, और यहाँ पे 1 अज्यूम करा है। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। करेक्ट, 45 डिग्री। हाँ करेक्ट। तो इसका मतलब है जब भी हमारे पास स्लोप 1 हो गया, हमारी जो लाइन है वो 45 डिग्री एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आता है इनवर्स फंक्शन। अच्छा, अगर मैं ये कह रही हूँ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, उसका मतलब क्या होता है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। x बढ़ेगा तो y घटेगा। जो पायल आपने बोला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए बोल रहे हो, नेहा आपने करेक्ट बोला, अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा। दोनों इनवर्सली मतलब उल्टे हैं एक दूसरे के। तो उस केस में हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और आप ग्राफ से भी देख सकते हो, जब हमने x को इंक्रीज करते गए तो यहाँ पे पहुंचे, तो y कितना छोटा सा है। पर मैंने अगर y को इंक्रीज कर दिया तो मेरे पास x बहुत छोटा आ गया। तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और इसका ग्राफ बहुत यूज होता है फिजिक्स में, तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, हमारे पास ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ किसी चीज की वैल्यू हमेशा हाफ होती है, तो अगर मैं दूसरा वेरिएबल है कुछ भी, x की वैल्यू 4 कर दूं, तो क्या हाफ बदलेगा? नहीं बदलेगा। फिर अगर मैं x को 8 कर दूं, तो क्या हाफ बदलेगा? यस मैम। अगर मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल g, स्मॉल g पता है सबको, क्या वैल्यू स्मॉल g की?
मैम 9.8 मीटर 9.8 करेक्ट। तो अगर मैं टाइम बढ़ा दूं या कम कर दूं तो जी की वैल्यू चेंज होती है? नो मैम No, ma'am. नो मैम क्यों नहीं चेंज होती है? क्योंकि वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू फिक्स है। तो ऐसे यहाँ पे अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है y और उसकी वैल्यू हाफ है, तो अगर मैं कुछ भी और चेंज करती रहूं वो y की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, वो हाफ ही रहेगी। तो ऐसे केसेस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब इसका मतलब देखो, जब x की वैल्यू 0 थी तो भी y k पर था, जब x की वैल्यू 2 हुई तो भी y k पर है, और x की वैल्यू अगर 100 भी हो जाएगी तो भी y k पर ही रहेगा, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर कोई भी चीज जब भी आपको किसी कांस्टेंट चीज का ग्राफ बनाना, आप एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है सबको? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक की मतलब कितनी पावर होती है? मैम 2 मैम 4 2 2 टू। 4 किसने बोला? क्वाड्रेटिक का मतलब है 2 पावर होती है। जैसे हम लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सिमिलरली यहाँ पे हम लिखते, तो उस केस में हमें पैराबोलास मिलते हैं। अब पैराबोला यहाँ पे 2 ही बनाए हुए हैं, बट बेसिकली 4 होते हैं, एक ऊपर नीचे और एक लेफ्ट राइट। अगर हम इन केसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला, तो ये कैसे बना रखे? ये जो एक टर्म है फर्स्ट वाली, उसमें हमारे पास वेरिएबल है a। तो फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये है y इक्वल्स टू फिर से a एक्स स्क्वायर। अगर मेरे पास ये a पॉजिटिव है, जैसे अगर मैं लिख दूं 2x स्क्वायर, तो मेरे को ऊपर से मुंह खुला हुआ मिलेगा। पर अगर मेरे पास ये a नेगेटिव है, लेस देन 0, जैसे y इक्वल्स टू -2x स्क्वायर, तो ये नीचे की तरफ मिलता है। अभी आप समझो ये बना कैसे। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बनाऊं, तो ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव y। तो आप इस फॉर्मूले को देखो, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? No, ma'am. नो No, ma'am. अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं है और मैं पॉजिटिव नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आंसर मेरे को हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, इसीलिए इसका ग्राफ ऊपर की तरफ है। पर राइट साइड वाले में एक्स स्क्वायर तो कभी पॉजिटिव नहीं होता, पर मैं हमेशा एक पॉजिटिव नंबर को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर नेगेटिव मिलता है। तो इस केस में जो ग्राफ है वो -y की तरफ है। अब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट। अब ये समझो ये कैसे बोला है, एक को मिनिमम एक को मैक्सिमम। अगर जो फर्स्ट वाला ग्राफ है उसको मैं ऊपर बढ़ाती जाऊंगी तो मेरे पास पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मेरे को नहीं पता कहाँ तक जाएगी, पर मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट पता है। वहीं राइट साइड में वो वैल्यू नीचे जाते जाते और कम होती जा रही है और नेगेटिव होती जा रही है। तो मेरे को ये पता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और वो कहाँ पे जाके सबसे कम हो जाएगी, ये मेरे को नहीं पता है। इसीलिए अपर पैराबोला में हम कह रहे हैं उसको मिनिमम पॉइंट और लोअर वाले में कह रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस मैम Yes, ma'am. यस Yes, मैम ma'am. ओके। अब 2 चीजें आती हैं हमारे पास, एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन। आई थिंक अभी तक आपने नहीं करा होगा ये। एक्सपोनेंशियल का मतलब है e की पावर x, और लॉग का मतलब 2 टाइप के लॉग होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है और एक नॉर्मल लॉग होता है, बेसिक। तो अभी इन दोनों को डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, हमें कुछ देख कर बताओ कि इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है, एक्सपोनेंशियल वाले में भी और लॉगरिथमिक वाले में। मतलब पॉजिटिव में और मतलब एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्स से वाई एक्सिस में आ गया। क्या बोला नेहा, एक्स से वाई एक्सिस मतलब? एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। एक पॉजिटिव में एक्सपोनेंशियल वाला पूरे टाइम और लॉग वाला नेगेटिव में भी जा रहा है। ठीक है, यस मैम ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। एक्सपोनेंशियल वाला हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देगा, चाहे वो छोटा होता जाए लास्ट तक, पर लॉगरिथमिक वाला नेगेटिव आंसर दे देगा एक पॉइंट के बाद। दूसरा डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में वो है, ये है पॉजिटिव एक्स, ये है नेगेटिव एक्स।
अगर आप दोनों ग्राफ ध्यान से देखो तो एक्सपोनेंशियल तो नेगेटिव x पे भी कुछ वैल्यू दे रहा है, पर लॉगरिथमिक सिर्फ पॉजिटिव x के लिए वैल्यू दे रहा है, उसके लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं बना हुआ है। दिख रहा है सबको ये पॉइंट? Yes, ma'am. इसलिए होता है क्योंकि जब भी हमारा जो लॉग फंक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दे सकते हैं इसको। अगर आप अपने कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करोगे लॉग ऑफ फॉर एग्जांपल -2, तो वो दिखा देगा इनवैलिड क्वेश्चन। वो इसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला जो नंबर जो हम दे रहे हैं लॉग में वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वहीं एक्सपोनेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, वो आपको आंसर देता जाए। तो ये ध्यान रखना है, लॉग में कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आप डाल रहे हो तो उसका मतलब आपने कुछ गलत करा। किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. प्लेन कर दो, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। यही वाला लॉग वाला? Yes, ma'am. देखो हमारे पास यहाँ पे दो ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल और लॉग ग्राफ। दोनों में एक तो डिफरेंस ये है कि एक्सपोनेंशियल पूरा टाइम पॉजिटिव आंसर दे रहा है, पर लॉग वाले में नेगेटिव आंसर भी मिल रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल वाला नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव एक्स में भी आंसर दे रहा है, पर लॉग वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले में दे रहा है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉग में हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। जो भी मैं वैल्यू उसके अंदर डालूंगी वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगर मैं लॉग -2 बोल रही हूँ मतलब मैंने गलत लिखा है, हमेशा ये आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। वहीं एक्सपोनेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बार एक्स कर देगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आपको आंसर निकाल देगा। क्लियर है प्रीति? Yes, ma'am. अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री बिना टेबल को देख के बताओ कि ये tan 45 कितना होता है? वन sin 0 Zero. और जीरो cos 90 Ma'am, zero. और tan 90 Ma'am, infinite. Infinite. इंफिनिटी। फाइन, कुछ भी आप करेक्ट। तो जब भी हमारे पास कोई ट्राइंगल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल जब लिया है तो ये एंगल है थीटा, तो एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और एंगल की जो एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड होती है वो क्या हो जाती है हमारी? Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज इधर साइड वाली है और दूसरी साइड वाली Base. जाएगी। Base. हाँ करेक्ट। Base. तो अगर मेरे को साइन थीटा निकालना है तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करूंगी, कॉस थीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये भी आपने पहले पढ़े हुए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ऐसे ही 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। इतने टेबल में किसी को डाउट है? इतने? No, अब यहाँ पे तीन नए फंक्शंस है। ओके, यहाँ पे तीन नई चीजें लिखी हुई है। अच्छा, इनमें ये बताओ आप लोग के स्कूल में किसी ने एक्स्ट्रा में मैथ्स भी ले रखी है? ये सब पीसीपी वाले हो? मैनुअली मैम। क्या? मैम पढ़ती साथ में मैथ। ओके, ले रखी है ना कुछ स्टूडेंट्स ने, उनको आई थिंक इजियर हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ध्यान से दो। सुनो, यहाँ पे मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और टैन माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं साइन में मान लो नेगेटिव एंगल दे दूं, साइन -30, तो साइन क्या करता है? इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है और अंदर जो चीज बनी साइन 30 उसकी वैल्यू निकाल देगा। साइन 30 क्या होता है? साइन 1/2। यहाँ पे आ जाएगा -1/2। और सेम चीज टैंजेंट भी करता है, टैन थीटा। पर अगर मैं कॉस की बात कर रही हूँ, कॉस -30 फॉर एग्जाम्पल, तो कॉस क्या है? उसके पास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, तो अंदर ये साइन को पॉजिटिव कर देगा, मतलब उसको नेगेटिव का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो इसको भी पॉजिटिव cos 30 बना दिया। और आंसर क्या आएगा इस केस में?
√3 मैम √3/2 √3/2। तो ये पॉइंट याद रखना, कॉस में नेगेटिव की कोई मतलब नहीं होता, पर साइन और टेंजेंट में मतलब होता है उसका। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल लिए हैं मैंने, कभी आपको ये ना पता चले कि साइड का साइज क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है, आपको ये पता है कि एंगल 30 डिग्री है, तो आप निकाल सकते हो साइन 30, जो जाएगा हमारे पास 1/2, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे हमारे पास आ गया कि परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 2, और ऐसे आप फिर बेस भी निकाल सकते हो। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में देखें और हम यूज करें cos 45, तो ये हो जाएगा 1/√2। इसका मतलब हमारा जो बेस है वो क्या 1 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया √2। अब ऐसे ही हमारे पास एक मैजिक ट्राइंगल आता है जिसकी आपको वैल्यूज याद रखनी है, कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और एक एंगल को मैंने 37 डिग्री लिया है, तो अगर आप कैलकुलेट करो बाय द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये तीसरा एंगल आ जाएगा आपके पास 53 डिग्री। और इन पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हमारे पास साइड्स फिक्स है। 37 के अपोजिट वाला हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4 हमारा, सॉरी 5। तो जो बची हुई साइड है वो हमारी आ जाएगी 4। तो इस केस में अगर मेरे को कोई भी एंगल निकालना है, कि अगर आपसे पूछे साइन 37, तो आपको ये ट्राइंगल बना के और याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये ट्राइंगल समझ आया तो tan 37 की वैल्यू बताओ। tan 37 की वैल्यू बताओ कोई भी। 53 कितना बोला? 53 50 tan 37 की 53 कैसे आ सकती है? 3/4 3/4 करेक्ट। हमने लेना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 37 के अपोजिट साइड ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 3, और बेस क्या है हमारी उसके साथ वाली साइड 4, तो 3/4। ठीक है। 53 किसने बोला था? मुस्कान आई थी। मुस्कान, आपको क्लियर है कैसे आया ये? यस मैम ओके। अच्छा, अगर ये क्लियर है मुस्कान, तो आप मेरे को बताओगे वैल्यू cos 53 की। सिर्फ मुस्कान बोलेगी और कोई नहीं? मुस्कान ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं हेल्प कर दूंगी। मुस्कान, यस नहीं, मैम हाँ बोलो। 4.5 53 3.5 53 के साथ वाला एंगल, साथ वाली साइड कौन सी है? 3/5 3/5। जो साथ में लगा हुआ होता है वही होता है हमारा बेस। या 53 के साथ में 3 लगा हुआ है तो हमारा बेस 3 होगा और हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। ठीक है। मैं एक और बार पूछती हूँ क्योंकि आप लोग ढंग से नहीं कर रहे हो। तो साइन 37 की वैल्यू की मैम 4.5 3/5 3/5 है या 4/5 है, पहले सोचो। मैम 3/5 कोई 3 4/5 भी बोल रहा है? नो मैम। नो मैम 3.5 ही आएगा। ठीक है, करेक्ट। 37 के अपोजिट साइड है हमारे पास 3, तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज फिर से 5 आ गए, 3/5। आई होप सबको समझ आया हो, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज बोलो कि समझ नहीं आया। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम जो 37 के ऑपोजिट साइड थी वो हमने परपेंडिकुलर लेना या बेस? जो भी जो opposite- सामने यस सुनो, जो भी एंगल है अगर हम उसका निकाल रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी।
और जो साथ वाली साइड है फिर से एक्सप्लेन करना। देख अभी करती हूँ। कोई भी ट्राइंगल है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस एंगल के लिए वैल्यूज निकालनी है, जो मैंने यहाँ पे बनाया, तो इसके अपोजिट जो भी होगा, मतलब इसको जो फेस करके खड़ा है वो आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। और बेस का मतलब जो लेटी हुई चीज होती है, इस एंगल के साथ क्या लेटा हुआ है, ये बेस। ऐसे ही अगर आपको ये वाला एंगल लेना है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा, सोचो इसके लिए कौन सी चीज खड़ी हुई है। बेस। हाँ, ये बेस। परपेंडिकुलर, और इसके साथ जो लेटा हुआ है ये वो हो जाएगा हमारा बेस। इंदु समझ आया है? इंदु शर्मा? यस मैम। ओके, अगर समझ आया है तो अगर मेरे पास है यहाँ पे 3 6, मैंने अभी रैंडम नंबर लिए नहीं, पाइथागोरस मत चेक करना, और ये वाला एंगल है x और ये वाला एंगल है y, तो बताओ साइन x की वैल्यू क्या होगी? इंदु ही बताएगी सिर्फ, प्लीज बाकी सब लोग म्यूट रखें। इंदु, साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप इंदु आप आंसर बोल रहे हो? नो मैम, आप ही बता दो। मैम 7.3। 7.3। 7.3। वंशिका आपका क्या आंसर आया? मैम 7.3। 7/, ये देखो इंदु, हमारे पास ये एंगल x है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी चीज खड़ी हुई है, ये वाली लाइन खड़ी हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 7, और हाइपोटेन्यूज तो सारे केस में सेम ही है 3, 7/3। मैम मैंने ना 7 देखा ही नहीं। अच्छा 7 देखा ही नहीं? अच्छा अगर 7 नहीं देखा तो अब ये बता दो cos y। अब प्लीज अब आंसर कर देना जो भी आपको लगे। एक मिनट मैम, मैं नोटबुक ले रखी है, मेरा पेन गिर गया, मैं तो बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। ठीक है। इसका 7/6। मैं cos y पूछ रही हूँ, 7 तो ठीक है, हाइपोटेन्यूज कहाँ पे है? हाइपोटेन्यूज कौन सी वाली साइड होती है इंदु? जो टेढ़ी गिरी भी होती है ना, वो वाली होती है ना? 7/3। 7/3 करेक्ट। बाकी लोगों को भी क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स का मतलब है अगर मेरे पास एक 360 डिग्री पूरा सर्कल होता है, मैं उसको 4 पीसेस में डिवाइड कर सकती हूँ। अगर 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। तो यहाँ पे हर क्वाड्रेंट 90 साइज का होता है सब, और हम हर क्वाड्रेंट में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं जा रहे। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव होता है, पर अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आंसर आप एंगल नेगेटिव लोगे। तो सबसे पहले हमारा क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, 0 + 90 करूंगी तो यहाँ पे ये पहला 90 आ गया। फिर इस 90 में एक और 90 ऐड कर दूंगी मैं, तो मेरे पास 180 आ जाएगा, और ऐसे ही फिर मेरे पास 270, और फिर फाइनली 360 डिग्री आ जाएगा। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। अब एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर से। देखो दीदी, हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों के चारों 90 साइज के होते हैं, और आपको पता है एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो हमने जब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो 0 डिग्री से स्टार्ट किया, पहला आपने राइट एंगल बनाया, 90 डिग्री बन गया।
अगले राइट एंगल में 90 से वो 180 हो गया, 92 जा, फिर से एक और 90 जुड़ गया तो 270 हो गया, और उसमें एक और 90 जुड़ गया तो 360 हो गया। ये क्लियर है नियति? यस मैम। अब हम लोग स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, तो यही चीज याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है आफ्टर। अच्छा, इनकी नंबरिंग भी बता देती हूँ, 1 2 3 4, जिस ऑर्डर में हम चले उसी ऑर्डर में नंबरिंग है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है आफ्टर, और ए से होता है ऑल। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म्स पॉजिटिव हो जाती है, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, इन सब का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। वहीं अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाऊं तो हमारे पास स्कूल आया और वो एस से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे साइन वाली टर्म पॉजिटिव होगी, और क्योंकि अगर साइन का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट, तो अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट भी पॉजिटिव ही होगा, दोनों टर्म पॉजिटिव आ गई। फिर थर्ड वाले में टी से स्टार्ट होता है टैन, तो हमारे पास टैन पॉजिटिव है, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। लास्ट वाले में सी से कॉलेज, सी से कॉस, तो वहां पे हमारे पास कॉस और सीकेंट थीटा पॉजिटिव है। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस। अब अगर हम बात, अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको बता देती हूँ मैं। अगर जैसे आप ऐसे एंगल बना रहे हो इस एक्सिस के ऊपर, और ये 30 डिग्री, तो इसको आप बोलोगे पॉजिटिव 30। पर वहीं अगर आप इस एक्सिस के नीचे बना रहे हो 30, तो ये 30 नहीं होगा, ये हो जाएगा -30, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो। अब हम देखते हैं कि कैसे बदलते हैं। जैसे सबसे पहले क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो मेरा एंगल 0 से 90 तक जा रहा था, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि 360 पे यहाँ पे था, तो अगर 360 में मैं कुछ ऐड करूंगी तो ऊपर आएगा। तो जब पहले वाले क्वाड्रेंट होता है उसमें कोई भी एंगल या तो 90 से कुछ कम है या 360 से कुछ ज्यादा है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो विमल। मैम ये रिपीट। यही वाला पूछ लो, पीछे वाली स्लाइड का। ओके, मैं ये कह रही हूँ, हमने जब फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया तो उसमें एंगल 0 से 90 के बीच में, मतलब 90 से तो कुछ आंसर कम होगा। दूसरी चीज 360 यहाँ पर आ रहा है, तो अगर मैं 360 में कुछ भी टर्म ऐड करूंगी तो वो और घूमने लग जाएगा सर्कल, तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये जो टर्म ऐड करते हैं ना, ये 90 तक ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं कि इतना ही ऐड या कितना ही सब्ट्रैक्ट। तो अगर मैं 90 में से कुछ टर्म ऐड कर रही हूँ, कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, या 360 में कुछ ऐड कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आऊंगी। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस, रिपीट कर दो एक बार। देखो अच्छा पहले सेकंड वाला समझते हैं, उससे फर्स्ट समझ आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में 360 आ रहा है। सेकंड, अगर आपके पास कोई भी चीज है उसकी वैल्यू 90 से 180 है, तो आंसर इनके बीच में ही आएगा, या तो 90 से कुछ ज्यादा है या 180 से कुछ कम है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास 90 से 180 एंगल जा रहे हैं, तो एंगल या तो 90 में 91 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो 90 और 180 के बीच में। इसीलिए हम कहते हैं 90 से कुछ ज्यादा या 180 से कुछ कम। जिन लोग को डाउट था उनको सेकंड वाले क्वाड्रेंट का समझ आया है? यस मैम। यस मैम। तो अगर सेकंड वाले का समझ आया तो अब फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट में हमारे पास 0 से 90 तक आ रहा था, मतलब 90 से कुछ कम वैल्यू होगी। दूसरी चीज, मैंने एक सर्कल बनाया तो यहाँ पे 360 डिग्री पूरा हो गया। अगर मैं 361 भी जाऊं तो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा 361 पे। यस मैम। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 में कुछ ऐड करके भी जा सकते हैं और 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके भी जा सकते हैं। अब क्लियर है सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट? यस मैम। यस। अब ऐसे ही हम जब थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो हमारा एंगल है 180 से 270 के बीच में, तो या तो 180 में कुछ ऐड करेंगे या फिर 270 में से कुछ कम करेंगे, तभी इस रेंज के बीच में होंगे। ऐसे ही लास्ट वाले में 270 से 360 तक जाएंगे,
तो या तो 270 में कुछ ऐड करेंगे या फिर 360 में से कुछ कम करेंगे तो फोर्थ वाले में पहुंचेंगे। किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। No, ma'am. अब हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जैसे आपको एक फ्री चीज मिलती है, आपने ये खरीदा तो आपको दूसरी चीज फ्री मिलेगी, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही अगर आप साइन का क्वेश्चन पूछ रहे हो कि साइन 30 और आपको आंसर कॉस में मिल रहा है, तो ऐसे एंगल्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब उसकी एक कंडीशन है, 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं जैसे 91 जा, 93 जा, 95 जा, अगर इनमें से कोई भी एंगल है तभी हमें ऐसी उल्टी चीजें मिलती है जैसे, और वो एंगल अगर आप ध्यान से देखो इस वाली लाइन पे, ये हमारे पास 91 आ गया, ये वाला 93 आ गया। ऐसे आप फिर से घूमोगे तो ऊपर 95 आ जाएगा, 97 जा। अब ये करते क्या है, अगर मैं साइन का क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आंसर वो कॉस में देंगे, कॉस का पूछ रही हूँ तो साइन में, ऐसे ही टैन का पूछ रही हूँ तो कॉट में, कॉट का पूछ रही हूँ तो टैन, एंड कॉसिकिन का सीकिंट में, सीकिन का कॉसिकिंट में। ये बात समझ आई है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनको यूज कैसे करेंगे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। इतना पॉइंट क्लियर है तो मैं आगे चलती हूँ। Yes, ma'am. Ma'am. अब हमारे पास जैसे सबसे पहला क्वाड्रेंट आया, अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या हमारे पास जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पे साइन के साथ लगा रखा है 360 प्लस थीटा, तो 360 तो 90 का इवन मल्टीपल है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो साइन का आंसर साइन में ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो भी एंगल ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पे थीटा ऐड हो रहा है, हमें आंसर में थीटा ही मिल रहा है। फिर आपको ये चेक करना है कि 360 जो भी एंगल आपने ब्रैकेट में लिखा, जैसे 360 प्लस थीटा, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? बताओ 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट में। करेक्ट। और फर्स्ट में क्योंकि आंसर पॉजिटिव होता है, साइन का भी, कॉस का भी, टैन का भी, तो ये तीनों के तीनों आंसर हमारे पास पॉजिटिव में है। फिर अगर मैंने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जब लिया तो साइन के साथ लगाया है 90 माइनस थीटा, तो 90 हमारे पास कौन सा एंगल हो गया? Second point. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो अब क्या करेगा, हमें साइन का स्टार्ट किया था क्वेश्चन पर आंसर कॉस में मिल रहा है। अब फिर से आपको चेक करना है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे 90 माइनस थीटा भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। करेक्ट। और यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम पूछ किसका रहे थे। जैसे यहाँ साइन का पूछ रहे हैं तो अब ये चेक करना है कि क्या साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यस मैम। तो हमारे पास उसका आंसर भी पॉजिटिव आया। ऐसे ही जब कॉस के साथ 90 लगाया तो आंसर में साइन आया, और क्योंकि कॉस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। और किसी ने रिपीट करने के लिए बोला? No, ma'am. नो मैम। ओके। तो हमारे पास अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। वहां पे क्या होता है, जैसे सबसे पहली टर्म मैंने ली है यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 फिर से 90 का इवन मल्टीपल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में नहीं आएगा, साइन का आंसर साइन में ही आ गया। फिर आपको चेक करना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 180 माइनस थीटा सेकंड में आता है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ गया। फिर हमने कॉस के लिए चेक किया तो कॉम्प्लीमेंट्री इस बार भी नहीं है, तो कॉस का आंसर कॉस में, पर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो हमारे आंसर क्या आया, माइनस कॉस थीटा। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास आया टैन, और टैन जो है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो टैन वाले फॉर्मूले से भी आंसर नेगेटिव आया। फिर हमने दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिए, जैसे साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन जैसे ही 90 डिग्री आया, कौन सा एंगल हो गया ये? कॉम्प्लीमेंट। तो साइन का आंसर आएगा कॉस में, तो हमने कॉस लगा दिया। अब हमें चेक करना है कि साइन 90 प्लस थीटा वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वो तो पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया।
पर यही चीज जब मैंने कॉस के साथ करी तो मेरे पास कॉस का साइन बन गया, पर 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो रहा है तो आंसर नेगेटिव आया है, माइनस साइन थीटा। तो हमें उसी का चेक करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बस आंसर लिखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही मैं जब थर्ड क्वाड्रेंट में गई तो मैंने सबसे पहले लिखा है साइन 180 प्लस थीटा। साइन का आंसर साइन में आ गया, पर क्योंकि 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसका आंसर भी नेगेटिव आया। ऐसे ही कॉस भी नेगेटिव होता है तो कॉस का आंसर भी नेगेटिव आया, बट टैन पॉजिटिव होता है इसलिए टैन का आंसर क्या आया? पॉजिटिव। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है, हमारे पास सबसे पहले हमने लिया साइन 360 माइनस थीटा। तो साइन का आंसर साइन में तो आएगा, पर फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आया। कॉस पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव आया, और टैन नेगेटिव होता है तो फिर से टैन का आंसर नेगेटिव आया। क्या ये चारों क्वाड्रेंट सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर क्लियर है तो। अगर मैं पूछ रही हूँ कॉस 270 माइनस थीटा, तो पहले तो बताओ आंसर किस में आएगा? Third quadrant. ये पूछ रही हूँ कॉस में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में? कॉस में आएगा या Minus cos theta. कॉस में 270 90 का कैसा मल्टीपल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, कॉस का यहाँ पे साइन बन जाएगा। हमें हमेशा चेक करना है कि ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है। अब बताओ आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? Positive. नेगेटिव। जो पॉजिटिव बोल रहे हैं रीजन बताओ। जो भी पॉजिटिव बोल रहे हैं कोई भी एक स्टूडेंट अपनी मर्जी से रीजन बता दो। अब सब म्यूट हो गए। मैम कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पायल टैन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होगा। तो अब बताओ पायल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। हमें ये जो पहले लगा हुआ है उसी का देखना है। तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आंसर आया माइनस साइन थीटा। सबको समझ आया है? यस मैम। शालिनी, अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। ये ज्यादा यूज नहीं होंगे फिजिक्स में, मोस्टली ये दोनों यूज होते हैं। एक एक करके मैं बता देती हूँ। अगर जैसे हमारे पास होता है साइन 45 प्लस 30, अगर मैं एंगल साइन 75 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ दूं, तो कभी भी आप ऐसे मत करना कि इनका ब्रैकेट खोल के एक बार साइन के साथ 45 लगा दो, एक बार साइन के साथ 30। ये पॉसिबल नहीं होता है। एक बार जो साइन के साथ एंगल लगा हुआ है उसके साथ जुड़ चुका है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. और इसके लिए फिर हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस एंगल को बोलूं ए और इस एंगल को बोलूं बी, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। अच्छा, अब इनको समझने के लिए देखना, यहाँ पे मैंने ऊपर माइनस लगाया है, नीचे प्लस। इधर भी ऊपर माइनस है, नीचे प्लस। मतलब अगर लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट वाला भी माइनस होगा, और लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट वाला भी प्लस होगा। और यहाँ इस वाले फॉर्मूले में हल्का सा एरर है, ये आएगा प्लस माइनस, ये उल्टा बन रहा है। तो जैसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला है साइन 45 प्लस 30, उस केस में हो जाएगा हमारे पास आंसर में साइन 45 कॉस 30। अब प्लस कर रहे थे तो यहाँ पे भी प्लस आ गया, साइन 30 कॉस 45। ऐसे करके फिर आप सॉल्व करोगे, अलग अलग आप ब्रैकेट नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको, फर्स्ट वाला? Yes, ma'am. यस अब Ma'am, yes, ऐसे- ma'am. क्या बोल रही हूँ? मैम फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो, जब भी हमारे पास साइन के साथ कोई दो एंगल है वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऊपर वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
आप किसी को भी ए बोल सकते हो, किसी को भी बी बोल सकते हो, उसके हिसाब से हमने वैल्यू लगा दी। जैसे sin 45 cos 30 प्लस sin 30 cos 45। क्लियर है केतकी? यस मैम। अब ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला cos के लिए भी होता है, बस फर्क इतना है cos में cos साथ रखते हैं, पहले cos 45 ले लेंगे इंटू cos 30, फिर sin 45 ले लेंगे sin 30। एक बार sin एक बार cos नहीं लेना है, एक बार सारे cos लेंगे एक बार सारे sin लेंगे। ऐसे ही हमारे पास फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। जैसे अगर इसी एग्जांपल से लूं तो tan 45 प्लस tan 30 और 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अब ये समझो, अगर मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा था तो ऊपर न्यूमरेटर में तो प्लस हो रहा है, पर डिनोमिनेटर में उल्टा हो जाता है। ऐसे ही अगर tan वाले में ऊपर माइनस हो रहा था तो राइट साइड में भी माइनस हो जाएगा, पर डिनोमिनेटर में फिर से उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. अब हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला था, अगर उसमें मैं b की जगह भी a कर दूं तो मेरे पास आएगा sin a प्लस a, मतलब sin 2a, और राइट साइड से आ जाएगा sin a cos a प्लस cos a sin a, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 2 sin a cos a। ऐसे ही हमारे पास cos का भी फॉर्मूला आ गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको हम बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एंड सिमिलरली फॉर tan। अब इनका मतलब क्या है, जैसे ये वाला मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मेरे पास लेफ्ट साइड में है sin 80, मतलब ये किसका डबल है, 40 का डबल है, तो मैं राइट साइड में क्या करूंगी, एक 2 लगाना पड़ेगा पहले तो स्टार्टिंग में फॉर्मूले में, और एक बार जिसका डबल कर रहे हैं उसको एक बार साइन के साथ लगा देंगे, और एक बार कॉस के साथ। ये समझ आया सबको? हमारे Yes, पास ma'am. 80 था, उसको हमने चेक किया किसका डबल है, जैसे यहाँ 40 का डबल है, तो एक बार 40 साइन के साथ लगा दिया, एक बार कॉस के साथ, और इन दोनों को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? No, ma'am. नो मैम। अगर कोई डाउट नहीं है तो कल हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो पूरा कंटिन्यूशन में चलता है। आपने कभी पढ़ा है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन? Yes, ma'am. क्या यस मैम। Yes. क्या क्या होता है? कोई भी गेस कर लो कि ये आपको ये लगता है कि ये होता है। अच्छा, कहाँ पढ़ा है डेरिवेटिव? इक्वेशंस में। No derivations, ma'am. डेरिवेशंस में क्या करते हो? मैम जैसे कि मैम y क्या होता है इज इक्वल टू, इसमें y इज इक्वल टू हो गया f, ब्रैकेट में हो गया x इज, ये 1 हो गई इक्वेशन। मैम जो दूसरी होती है वो जैसे y प्लस मतलब y प्लस y कर दिया इज इक्वल टू f, ये इक्वेशन 2 हो गई, फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम्म, ये डेरिवेटिव नहीं होता है exactly। D upon में dx. हाँ बोलो दीक्षा। D upon में dx उसमें लिमिट लगा देते हैं तो फिर हाँ करेक्ट, आप करेक्ट बोल रहे हो। डेरिवेटिव का मतलब है एक चीज बदल रही है तो दूसरी कितनी बदलेगी, उसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स में, कि अगर मैं अपनी टाइम को बढ़ा रही हूँ तो मेरी स्पीड कितनी बढ़ रही है, या फिर अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा रही हूँ तो मेरी वेलोसिटी कैसे बदल रही है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। मे बी आई थिंक विमल आप भी यही एक्सप्लेन कर रहे थे, वो प्रॉपरली क्योंकि इक्वेशन नहीं दिख रही है तो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो Yes, इस टॉपिक, ma'am. हाँ इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है, वरना आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए जा सकते हो। Thank you, ma'am. Thank you, Good ma'am. night, ma'am. बाय, Thank you, ma'am. गुड नाइट। Bye. Good night.